बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के कंप्लीट चैप्टर को। इस वन शॉट के अंदर हम क्लियरली करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं आपका पीएमडीसी का सिलेबस। इसके अंदर हम कंप्लीटली चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और एंड में हम इसके कुछ खास एमसीक्यूज भी करेंगे। आप सिंध से बिलोंग करते हैं या फिर आप पंजाब से हैं या केपीके से हैं या बलोचिस्तान से हैं, सारे बच्चे यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को फ्री में हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन करना है। वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, टॉपर्स के नोट्स, हर चीज सेंड होती रहती है। आप एमडी गेट में जाना चाहते हैं या नीट में जाना चाहते हैं या आप ई गेट के बच्चे हैं, सारे बच्चे फ्री में कॉन्सेप्चुअल तरीके से पीएमडीसी के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो क्लियरली पढ़ेंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिएगा, टीच दुआ के नाम से अकाउंट है। फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिएगा, दुआ जहरा के नाम से अकाउंट है। और उसके बाद जितने भी हमारे अकाउंट्स है टिकटॉक पर भी है, वहां से भी आप हमें राब्ता कर सकते हैं। इस अकाउंट का नाम है स्टूडेंट्स दुआए, उसका भी दुआए जहरा है। चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह से आज हम शुरू करने वाले पहला टॉपिक पीएमडीसी का। कंप्लीटली आपको पता है हम बोर्ड को रब करते जाएंगे और टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे। पहला टॉपिक है हमारे पास एडिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, कि हम किस तरीके से एडिशन कर सकते हैं वेक्टर्स की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। क्लियरली समझेंगे, टॉपिक का फील लेंगे। सही है, फिजिक्स बहुत आसान है, सिर्फ पढ़ाने वालों को कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। फिजिक्स बहुत आसान है, मैं पहले ही आप लोगों को बोलती रहती हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन अब हम पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। बहुत बातें हो गई, अब काम की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग एक डायग्राम देख रहे हैं। एक मैंने ये क्या बनाया है, एक्स एक्सिस बनाया है, और इस तरीके से मैंने क्या बनाया है, वाई एक्सिस बनाया है। अब गौर से समझना है, क्योंकि हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, फिर हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, उसके बाद हम एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। स्टूडेंट्स, गौर से आप लोगों ने देखना है किस तरीके से वेक्टर्स की हेल्प से हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। बेस्ट टास्क हमारा ये है, और हम किस तरीके से डायरेक्शन भी बता सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की। तो गौर से स्टूडेंट समझना है, टॉपिक का फील लेना है। स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सही। वेक्टर्स की हेल्प से हमने मैग्नीट्यूड मालूम करना है किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का, ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। ये चीज आपने याद रखनी है। चलें, ये आप लोगों को पता है, ये है हमारा A1 वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये मैंने ड्रॉ किया है A2 वेक्टर जो भी इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। दो वेक्टर्स हैं, एक A1 और दूसरा क्या है, A2 वेक्टर है, और वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। जो A1 है उसके बीच में एंगल कितना बना है, A1 के बीच में Q1, और A2 के बीच में स्टूडेंट कितना बना है, यहाँ पर आप देखें एंगल 2 बना है। या मैं इसको सेट करके लिख देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिएगा, इसको हम कह देते हैं Q2 और इसको हम नाम देते थे यहाँ पर Q1 का। सही है, A1 के बीच में एंगल कितना बनेगा, Q1, और A2 के बीच में एंगल कितना बनेगा, Q2। इतना क्लियर हो गया। अब बच्चों, वेक्टर जो है वो ऐसे खुद तो लाई कर ही नहीं सकता। वेक्टर हमेशा लाई करता है अपने पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के साथ। अगर कंपोनेंट्स है ही नहीं, उसकी बुनियाद है ही नहीं, आपने दीवार खड़ी करनी होती है, तो दीवार में आपको ईंटें लगानी पड़ती हैं इस तरीके से, फिर आपकी पूरी दीवार बनकर आप लोगों के सामने तैयार हो जाती है। याद रखिएगा, ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि एक जो वेक्टर है वो अपनी छोटी छोटी इनकी जो मिलकर बनेगा, नहीं तो भाई वेक्टर खुद कैसे बनेगा, खुद कैसे बनेगा। तो वेक्टर अपने कंपोनेंट्स को मिलाकर फिर हम क्या करते हैं, वेक्टर को बनाते हैं। ये A1 जो वेक्टर है, A1 जो वेक्टर है, ये भी किसी का कंपोनेंट होगा, ये भी किसी का कंपोनेंट होगा, और A2 वेक्टर भी कंपोनेंट्स के साथ ही लाई करेगा। ये चीज याद रखनी है, बहुत ज्यादा आपने याद रखनी है। अब एक्स एक्सिस पर भी इसी तरीके से स्टूडेंट देखना, एक्स एक्सिस पर क्या बनेगा, A1x, A1x, और एक्स एक्सिस पर ये क्या बनेगा, A2x। ये चीज याद रखनी, क्योंकि ये जो वेक्टर A1 है
ये अपने दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। A1 जो वेक्टर है वो अपने दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक A1x प्लस A2x। इन दोनों से मिलकर ये पूरा वेक्टर क्या हुआ है, तैयार हुआ है। सो ये वाली चीज याद रखनी है। A1x से मिलकर आपका A1 वेक्टर बना, फिर A2x जो उससे A2 बना, तो वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के साथ क्या करता है, लाई करता है। तो इस तरीके से आपने देखना है। अब ये क्या है, A1x, ये इसका क्या है, कंपोनेंट है A1x, और ये क्या हो जाएगा A2x। आपने पढ़ा होगा कि जब भी x आ जाए तो वहां cos का फंक्शन लगता है, और कहीं भी y आ जाए तो कौन सा फंक्शन लगता है, साइन का फंक्शन लगता है। ये वाली चीजें बस आपने याद रखनी है। फिजिक्स पूरी कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई है। जितने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे फिजिक्स उतनी आसान लगेगी, क्या ही बताऊं आप लोगों को। सो मेरे बच्चे, यहाँ पर आपने गौर से देखना है, किसी चीज को मिस नहीं करना, बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। यहाँ पर देखें मेरे बच्चे, अब A1x और A2x ये अपने दो कंपोनेंट्स के साथ लाई कर रहा है। देखिए, एक इसका कंपोनेंट बनेगा A2 का कंपोनेंट बनेगा A2x, और इस तरीके A1 का कंपोनेंट बनेगा A1x। सही, ऐसे ही y एक्सिस वाला, y एक्सिस भी अपने कंपोनेंट्स के साथ मिलकर बना होगा वेक्टर। ऐसे कि ये क्या हो जाएगा A1y, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट A2y। सही, बन गए वेक्टर्स के कंपोनेंट्स, और वेक्टर हमेशा अपने कंपोनेंट्स के साथ लाई करता है। तो ये चीज याद रखिएगा। पहले हम मैग्नीट्यूड को देखेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट के क्या देखेंगे, मैग्नीट्यूड को देखेंगे। उसके बाद हम स्टूडेंट्स किसकी तरफ चलेंगे, याद रखिएगा, उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलेंगे रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को निकालने की तरफ। ये बेस बनेगी तभी तो काम बनेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं AX, क्योंकि x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो ये किससे मिलकर बना है, A1x प्लस A2x। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 1। एक बार और रिवाइज करूंगी बच्चा, वेक्टर हमेशा अपने कंपोनेंट्स के साथ लाई करता है। देखें, A1 वेक्टर है, वो अपने कंपोनेंट से मिलकर बना, A2 वेक्टर वो भी अपने कंपोनेंट से मिलकर बना है, और ये कंपोनेंट से मिलकर आपको पूरा एक्स कंपोनेंट बना है। इन दोनों कंपोनेंट से आपको पूरा एक वेक्टर बना है AX वाला। इतना आप लोगों को क्लियर है। अगर मैं इसको AX को खोलूं तो ये AX की क्या होता है, हमारे पास कंपोनेंट रेक्टेंगल cos थीटा। ये चीज आपने क्लियर रखनी है, इसको मत भूलिएगा। सही, यहाँ AX इज इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चे, क्या होगा, बिल्कुल मैम आसान है, A1 cos थीटा प्लस A2 cos थीटा। मैम आप तो क्लियर कर दिया आपने, तो बच्चों ऐसे ही क्लियर होता है, इसमें कोई फारसी की तो बात ही नहीं है। तो ये x कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ द x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे सेकंड मैग्नीट्यूड। मैं एक बार और रिवाइज भी करूंगी और एमसीक्यूज भी निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। इसको जरा ध्यान से मेरे बच्चे आपने देखना है, देखिएगा मेरे बच्चे, गौर से देखिएगा, कोई चीज मिस मत करिएगा। सही, अब ऐसे जो y है, y एक्सिस के भी दो कंपोनेंट है, एक A1y दूसरा A2y। क्लियर हो गया, देखो बोर्ड का कहीं आप लोगों को मसला ना हो, जो लिखूं वो साफ नजर आए। तो चले, साफ नजर आ रहा है आप लोगों को, मैं आ जाती हूँ। A भी बिल्कुल ऐसे, इसके दो कंपोनेंट A1y प्लस A2y। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ट्रू हो गई, ये वाली। समझे आप लोग, मैम समझ गया। अब बच्चों ऐसे ही A को खोलेंगे तो y का क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट साइन थीटा। ये चीज आपने याद रखनी है, साइड में लिख रही हूँ। तो ये फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये एमडी गेट में आ सकते हैं कि एक्स एक्सिस का कौन सा फॉर्मूला है और y का कौन सा है, ये चीज आपने याद रखनी है। ay इज इक्वल टू, अब y की जगह आपने साइन का फंक्शन पुट कर देना है और कुछ भी नहीं करना। A1 साइन थीटा प्लस A2 साइन थीटा। ये क्लियर हो गया मेरे बच्चों को। देखिए मेरे बच्चे, ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स आर एग्जिस्ट ओनली द कॉन्सेप्ट। जिस स्टूडेंट्स के फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वही एमटी गेट की सीट को ले सकेगा।
आप लोगों को बायोलॉजी के 16 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट लगी हुई, वो भी फ्री में। हर एक कॉन्सेप्ट एमसीक्यू सारे पीएमडीसी के अकॉर्डिंग पढ़ा दिए हैं। अभी सेकंड हमने ली है फिजिक्स। फिजिक्स से आपको सीट मिलेगी, केमिस्ट्री से आप लोगों को सीट पूरी मिलेगी। केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लोग दो ही सब्जेक्ट से रहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी तो क्लियर हो ही जाती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को करवा दी है, आप फ्री में पढ़ सकते हैं पूरे 16 चैप्टर में। देखें ये आपका क्या बन गया, y कंपोनेंट के वेक्टर का फॉर्मूला। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला। किसका निकालना है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर जगह है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से कॉपी कर सके। देखें स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी हाँ, नीचे आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। एक बार चेक भी कर लूंगी मैं ताकि आपको ब्लर ना हो। जी हाँ, जितनी लाइन लगाई उतना कैमरे में आ सकता है। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, रिजल्टेंट ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट, एक्स एंड वाई कंपोनेंट का रिजल्टेंट। देखिएगा मेरे बच्चे, गौर से देखिएगा थोड़ा। देखें मेरे बच्चे, देखें, गौर से देखना है, कोई चीज मिस नहीं करनी। हाँ अब बच्चों, जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट का वो होता है, याद रखिएगा, ए एक्स वन का स्क्वायर, क्लियर, एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब आपने जो एक्स की वैल्यू ली है वो पुट करें और जो वाई की वैल्यू पुट करें, फॉर्मूला तैयार। कैसे लिखिएगा, ए सही, ए वन, देखिए यहाँ पर ए एक्स का फॉर्मूला जो है हमने कुछ इस तरीके से लिखना है, ए एक्स स्क्वायर का ए वन कॉस थीटा प्लस ए टू कॉस थीटा, सही, इसके ऊपर ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर। क्लियर हो गया, प्लस सेटिंग से लिखिएगा, कोई निशानी मिस नहीं कीजिएगा। अब देखें ए वाई की जगह भी ये वाला फॉर्मूला, ए वन साइन थीटा प्लस ए टू साइन थीटा एंगल एंड देन स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला है किसी भी रेक्टेंगल कंपोनेंट के रिजल्टेंट को मालूम करने का। ये फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। देखें, एडिशन ऑफ द वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, कि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है रिजल्टेंट का। रेक्टे जो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फॉर्म मालूम किया है। ये चीज आपने याद रखनी है। कैसे, रिजल्टेंट वेक्टर का ए वन कोस थीटा प्लस ए टू कोस थीटा स्क्वायर, ए वन साइन थीटा प्लस ए टू साइन थीटा का स्क्वायर। ये हमने क्या किया है, रिजल्टेंट को मालूम किया है। याद रखिएगा, रिजल्टेंट मेथड ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से, ये चीज आपने याद रखिएगा। लेकिन टेस्ट के अंदर कुछ अनोखी चीज भी पूछी जा सकती है। 2 मिनट स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, फिर आप लोगों को पढ़ाती हूँ। सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये भी सवाल बन के आ सकता है। तो दिस इज योर एमसीक्यूज स्टाइल ही है, लेकिन ये आ सकता था एमसीक्यूज में। मैं आपको इसका भी फॉर्मूला बता दूं, गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पर नहीं लिखती स्टूडेंट, फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखती हूँ। फॉर्मूला यहाँ पर है, रिजल्टेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर tan थीटा
यहाँ पर आपने गौर से देखना है। tan थीटा इनवर्स ay इज इक्वल टू ax। स्ट्रेस ये गौर कीजिएगा, ये आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड किया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, तो आप ये वाला फॉर्मूला tan थीटा इनवर्स और आप इस्तेमाल करेंगे ay की वैल्यू लिखेंगे और ax की वैल्यू लिखेंगे। अगेन आई विल टेल यू, गौर से कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्योंकि अभी हम थोड़ा सा रिव्यू कर चुके हैं और जब रिव्यू हो जाता है तब कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान हो जाता है। देखें, ये आप लोगों के पास y एक्सिस था, ये आपके पास x एक्सिस था, सही हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें, ये इसका a1 कंपोनेंट है, इसका एंगल बना θ1, ये इसका a2 है, इसका एंगल कितना बना θ2 बना। इतना आप लोग क्लियर करें। अब जो भी वेक्टर होता है मैंने आपको बताया वो अपने कंपोनेंट्स के साथ क्या करता है, लाई करता है। ऐसे ही a1 वेक्टर इसका भी कंपोनेंट है और a2 का भी कंपोनेंट है, यानी कि x जो कंपोनेंट है, x कंपोनेंट, उस याद रखिएगा उसके दो कंपोनेंट है, एक a1x दूसरा a2x। ऐसे ही y कंपोनेंट है, उसके भी y एक्सिस है, उसके भी दो कंपोनेंट है, एक a1y प्लस एक a2y। इतना आपको क्लियर हुआ। फिर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट को मालूम किया, कैसे, ax इज इक्वल टू a1x प्लस a2x। हमें पता है x बराबर है cos थीटा के, इस वजह से हमने x की जगह क्या लिखा है, cos थीटा लिखा है। a1 cos थीटा प्लस a2 cos थीटा। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट, ay इज इक्वल टू a1y, y की जगह क्यों, क्योंकि y की जगह हम कौन सा कंपोनेंट पुट करेंगे, sin थीटा पुट करेंगे। सो यहाँ पर ay इज इक्वल टू a1y प्लस a2y इज इक्वल टू ये हो गया। उसके बाद ay बराबर होता है a1 sin थीटा प्लस a2 sin थीटा के। इतना क्लियर हुआ। फिर हमने क्या किया, रिजल्टेंट ऑफ x एंड y कंपोनेंट हमने मालूम किया, उसका रिजल्टेंट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, a1 ax स्क्वायर का हमने निकाल लिया था, ay का भी कंपोनेंट का हमने निकाल लिया था। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और आपसे पूछा जा सकता था कि बताएं डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ आपने कोई भी tan थीटा की वैल्यू पूछी जाए, ये दोनों चीजें दी जाए, आप इजीली मालूम कर सकते हैं कैलकुलेटर। ये तो आपको एंगल तो नहीं पूछा जाएगा, हाँ कोई आसान वैल्यू दी जाएंगी जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को 3 और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 6 दिया जाता है। एक चीज इसमें से जरूर स्टूडेंट मिस होगी, तो आपने वो वैल्यू याद रखने नहीं है, याद करके जो वो मैं लास्ट में याद करवा दूंगी कि कितने टेबल याद रखने, कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है आप लोगों ने। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, कि वेक्टर्स की कैसे एडिशंस की जाती हैं, क्योंकि ये सवाल आ सकता है। हेड टू टेल रूल क्या होता है और रिजल्टेंट वेक्टर, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप सिंध से हैं, फेडरल से, बलोचिस्तान से या केपीके से, सारे बच्चे यहाँ से अपनी स्टडी को हासिल कर सकते हैं। एमडी गेट अगर आपने देना है या नीट देना है, सब लोगों का क्लियर हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को भी से शेयर करते हैं। व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन करें, इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब स्टूडेंट हेड टू टेल रूल क्या होता है, इसके जरिए भी हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। किस रूल के जरिए, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स के जरिए। कैसे, ये सब को हम देखने वाला है। तो चलें स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास है हेड को किस तरीके से वेक्टर की टेल के साथ मिलाना है। सो यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल को एज्यूम करना पड़ेगा। वेक्टर ए, जैसे कि यहाँ वेक्टर ए है, इसके 100 यूनिट्स है और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की तरफ है। वेक्टर बी है, सपोज किया है हमने, उसके 17 यूनिट्स है और किसकी तरफ है, डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ। डायरेक्शन बताना लाजमी है। उसके बाद वेक्टर सी है, उसके 18 यूनिट्स है, लेकिन वो किसकी तरफ है, साउथ की तरफ है। उसके बाद ड्रॉ देयर रिजल्टेंट, इसकी रिजल्टेंट को हमने ड्रॉ करना है। पहले हेड टू टेल रूल, उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर रूल देखेंगे। सही बच्चे, देखें रिजल्टेंट को हमने ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने सबसे पहले लेना है वेक्टर ए। सो मैं यहाँ से उठा लेती हूँ पहला कंपोनेंट वेक्टर ए वाला और यहाँ पर मैं इसे ड्रॉ करती हूँ। सही,
कंपोनेंट को ड्रॉ करने के बाद हम रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। सही हो गया मेरे बच्चे? ये मैंने ड्रॉ कर लिया। याद रखिएगा, ड्रॉ करते हुए ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ये ड्रॉ करते हुए ना ही डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। ये बात लिख लेना, तुम लिख लेना माय बच्चे, ये बात आपने लिख लेनी है कहीं, कि ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा वेक्टर का, ना डायरेक्शन। वैसे ही हमें इस्तेमाल करना है हेड टू टेल रूल। देखिएगा, ये बहुत वायरल रूल है, इसको सब बच्चों को पता होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गौर से देखिएगा, कोई चीज मिस मत करेगा। अगेन आई विल टेल यू। सो ये हमने ड्रॉ किया वेक्टर ए को। अभी तो हमने ड्रॉ कर लिया है, अभी तो हमने ड्रॉ कर लिया इसे। सही, ये है वेक्टर ए। एक बार आप इसकी डेफिनेशन पढ़े, हेड टू टेल रूल की। प्रोसेस टेल ऑफ द वेक्टर इज जॉइन अ हेड। वेक्टर के हेड से वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है, और वेक्टर की टेल से वेक्टर के हेड को ज्वाइन करना है। इसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। ये वेक्टर की हेड है, इसके साथ वेक्टर के टेल को ज्वाइन करना है। सेकंड वेक्टर की टेल से ज्वाइन करना है। फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है, वो हेड टू टेल रूल है। फिर याद रखिएगा, सेकंड वेक्टर की टेल से थर्ड वेक्टर के हेड को ज्वाइन करना है। समझ आई आपको? देखें, अब हम सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करते हैं फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ। ये क्या है? वेक्टर बी है। ऐसे अब हम करेंगे वेक्टर जो सी है, उसको जितने मल्टीपल वेक्टर हो, करोड़ों वेक्टर हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस रूल से। जरा ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया है, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है, और सेकंड वेक्टर के हेड से थर्ड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है। अगेन आई विल टेल यू, अगेन ओनली माय स्टूडेंट, फर्स्ट वेक्टर की हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है, सेकंड वेक्टर के हेड से थर्ड वेक्टर की टेल को ज्वाइन करना है। देखिएगा गौर से, ये हमने कर दिया इसे कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास वेक्टर सी। अब मल्टीपल वेक्टर्स होते तो हम निकाल लेते हैं। ये हमने क्या मालूम कर लिए? वेक्टर के कंपोनेंट्स। अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर को मालूम करना है, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर है क्या, जरा समझे। ऑब्टेन जॉइनिंग टेल रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की देखें, वेक्टर की टेल से ज्वाइन करना है वेक्टर का टेल, यानी कि उसकी टेल से टेल को ज्वाइन करना है, हेड से हेड को ज्वाइन करना है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। लेकिन हेड टू टेल क्या बोलते हैं? हेड से टेल को ज्वाइन करो और टेल से हेड को। ये बोलते हैं टेल को टेल से, हेड को हेड से। अब ये टेल है, अब हम रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने वाले हैं। टेल से वेक्टर की टेल को मिलाना है, ये मिला दिया। वेक्टर के हेड से वेक्टर की हेड को मिला दिया। ये हो गया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है बच्चे? क्लियर हो रहा है? देखें, देखो नजर आ रहा है? देखें बच्चे, क्लियर हो रहा है? अगेन आई विल टेल यू, आपका कॉन्सेप्ट ना रह जाए कहीं। देखें, फर्स्ट वेक्टर की हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को मिलाना है, सेकंड वेक्टर के हेड से थर्ड वेक्टर की टेल को मिलाना है। ये वेक्टर के कंपोनेंट्स हो गए। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या बोलता है? फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी टेल को मिलाना है, और हेड से हेड को मिलाना है। क्लियर हो गया? इतना अगर आपको क्लियर है ना मेरे बच्चे, अगर आप लोगों के सामने ऐसे वेक्टर पता नहीं हजारों आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अब हम ऐसे ही वेक्टर 5-6 करके देखते हैं। देखें, ये हो गया, मैं यहां से मिटाऊं, आपको प्रैक्टिस करवा दूं ना मैं अच्छे तरीके से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक बस ले रहे 5 वेक्टर वाला, फिर बस करें। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वेक्टर की हेड हमने ली। अब फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को मिलाएंगे, ये हो गई सेकंड वेक्टर की टेल। क्लियर हो गया? अब सेकंड वेक्टर की हेड के साथ फर्स्ट वेक्टर की टेल को मिलाना है,
ये हो गई इसकी टेल। अब थर्ड वेक्टर के हेड से फोर्थ वेक्टर की टेल को मिलाना है। ये हो गया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? अब फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर की टेल को मिलाना है। ये हो गया ई। क्लियर हो गया? ये हो गया हेड टू टेल रूल। कंपोनेंट्स को हमने फाइंड कर लिया। कंपोनेंट्स को फाइंड करने के बाद हम क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। लेकिन रिजल्टेंट कहता है टेल से टेल को मिलाओ, हेड को हेड से मिलाओ। रिजल्टेंट क्या बोलता है? टेल को टेल से मिलाओ, हेड को हेड से मिलाओ। ये कहता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है मेरे बच्चे को? सब क्लियर है? देखें यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से। अब रिजल्टेंट क्या कहता है? टेल से टेल को मिलाया, मिलाया, हेड से हेड को मिलाना है। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब आप इसका भी रिजल्टेंट निकाल लें, इसका भी रिजल्टेंट निकाल लें। क्लियर हुआ? इसका भी रिजल्टेंट निकाल लो अभी तुम इसका भी रिजल्टेंट निकालो। मल्टीपल का तुम क्या निकाल सकते हो? रिजल्टेंट निकाल सकते हो। मैं देखूं यहाँ पर क्लियर नजर, तो चलें बच्चों रिजल्टेंट निकाल लें। ये हम रिजल्टेंट निकालें यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर कितने हैं कंपोनेंट्स? 3 हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, साथ में एरो लाजमी देना है। ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से एंड कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पर कितने कंपोनेंट है? 5, तो 5 के हिसाब से कुछ इस तरीके से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। क्लियर है? क्लियर है? धूम मचा लो। क्लियर है? धूम मचा लो। देखें ये क्लियर होगा स्टूडेंट। इस फॉर्मूले से आप मल्टीपल वेक्टर को ज्वाइन अप कर सकते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हुआ हो। रिजल्टेंट कैसे निकालें? जितने कंपोनेंट से उतना रिजल्टेंट निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज की अगर बात करें, कंपोनेंट व्हाट द रिजल्टेंट वेक्टर, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, जबकि ए आप लोगों को दिया हुआ है, या जो भी आपको यहाँ पर कोई भी सिंबल्स का नाम, मैं यहाँ ए लिख रही हूँ। ए दिया हुआ है 15, बी दिया हुआ है 100 और सी आप लोगों को दिया हुआ है 24। सही? ऐसा एमसीक्यू फॉर एग्जाम्पल आ गया। देखो कर तो नहीं रहा एमसीक्यू, देख लेते हैं। बस अब नीचे नहीं दिखाई देगा आप लोगों को। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सही? रिजल्टेंट ए, रिजल्टेंट मालूम करना है। तो रिजल्टेंट ए कितना दिया हुआ है? 15, रिजल्टेंट बी 100, ये कितना हो गया? 24 हो गया। क्लियर हो गया? और इसको जब आप ऐड करेंगे तो 174 हो जाएगा। करके देख लीजिएगा। देखें 150, 150 में 24 करें, 4 7, देखे ना, ये हो गया 100, 100 हुआ 50, ये हो गए 4 हो गए, क्योंकि एक इसको भी देना है ना यहाँ पर। 10 में से 4 गए, बाकी बचे 6, तो 4 में से 2 गए 2, ये हो गया, क्या हो गया? 4 में से 2 जाएंगे, बाकी 2 बचेंगे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 174। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। एमसीक्यूज आपको कुछ भी दिया जा सकता था, इसका आंसर 174। सही? अब आप जितने भी सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, टीच दुआ है व्हाट्सएप चैनल का नाम, आप व्हाट्सएप पे भी सर्च कर सकते हैं। उसको जाके ज्वाइन करें। इंपोर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। देखें बच्चों, सवाल सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। फिजिक्स इज ओनली बिल्ड करती है कॉन्सेप्ट्स पर।
और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। फिजिक्स मुश्किल नहीं, फिजिक्स मुश्किल ही नहीं है, बच्चों ने बनाई हुई है, पता नहीं क्या कर रहे हो बच्चा तुम, कुछ भी नहीं है। फिजिक्स ओनली कॉन्सेप्ट्स पर एग्जिस्ट करती है, मैं बार बार बताती रहती हूँ। तो चलें अभी आगे चलते हैं। तो बच्चों इसको कॉपी कर लें, 1 2 3 4 5 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप केपीके से हैं या फिर आप पंजाब से हैं या फिर आप बलोचिस्तान से या फिर आप सिंध से हैं, सारे बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं। भले आप एमडी गेट का टेस्ट देना चाहते हैं या ई गेट का, सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल टीच को ज्वाइन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट आप लोग किसे कहते हैं? व्हाट अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट किसे कहा जाता है? इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कोई चीज मिस नहीं करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले, उसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। व्हेन टू वेक्टर्स आर कंबाइंड एंड टू मेक अ स्केलर प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर को कंबाइन करने से, मल्टीप्लाई करने से हमें मिले स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से हमें एक मिले एक स्केलर क्वांटिटी, उसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? ये चीज आपने क्या करनी है? क्लियर करनी है। ये बहुत बार सवाल आप लोगों के एग्जाम्स में आता रहता है, तो इसको गौर से आप लोगों ने देखना है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से अगर आपको स्केलर मिले तो वो स्केलर प्रोडक्ट है। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिले तो आप सिंप्लीफाई उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक स्केलर और वेक्टर। स्केलर अभी पढ़ते हैं, वेक्टर बाद में पढ़ेंगे। देखें, जैसे कि आप लोगों के पास याद रखिएगा, फोर्स जो है, देखें एग्जाम्पल में देखें, वर्क आर स्केलर प्रोडक्ट, वर्क स्केलर प्रोडक्ट है। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाने से, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराने से अगर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो हम उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिले तो वो वेक्टर प्रोडक्ट होगा। सही है? यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, ये दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है, लेकिन डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज आपने याद रखनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सारे क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसे टावा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आप लोग लिखते हैं। ये मूवमेंट आर्म होता है, ये फोर्स। दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आंसर वेक्टर आता है। देखिए हमारे बच्चे गौर से देखें, अब ये दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई, याद रखिएगा स्केलर प्रोडक्ट को दूसरा आप डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करते हैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप डॉट लगाते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, इस वजह से डॉट लगाते हैं। अगर आप दो वेक्टर को ऐड करें और अब आप लोगों को एक वेक्टर क्वांटिटी मिले तो आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। सही? डॉट का मतलब होता है कोस और क्रॉस का मतलब होता है साइन। ये कॉन्सेप्ट्स आपने क्या करने हैं? याद रखने। सही? ये दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। हमने इन दो वेक्टर्स को आपस में क्या किया? मल्टीप्लाई किया, और हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो गेट अ क्वांटिटी स्केलर मिलेगी। देखें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? वर्क। और वर्क एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और एंड वी गेट, हमें क्या मिला?
एक एक स्केलर क्वांटिटी मिली, दिस इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच में डॉट है, इस वजह से हम कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड अ डॉट प्रोडक्ट, आल्सो अ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। अब यहाँ सेकंड एग्जांपल देखें, अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करें एरिया के साथ, तो व्हेन वी गेट, तो आपको क्या मिलेगा? देखें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम इसको ऐड करेंगे, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल गई? एक स्केलर क्वांटिटी मिल गई, जिस स्केलर क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो गया आप लोगों को? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते वक्त अगर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाए तो वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और हमें एक क्या मिल जाए, व्हाट अबाउट में से स्केलर क्वांटिटी मिल जाए, दिस इज कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसे ही अगर हम बात करें मोमेंटम की, मोमेंटम भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास, मास क्या है? सॉरी, मास इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती कि किस तरफ से लेनी है कोई चीज। अगर आप 1 किलो आटा लेने चाहें, आप उसे बोले 1 किलो आटा चाहिए, लेकिन इस यहाँ पर चाहिए 1 किलो 2 किलो आटा चाहिए, नहीं साउथ की तरफ नॉर्थ की तरफ, ऐसे थोड़ी मांगेंगे। सो मास स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें एक क्या मिल रही है? एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। कौन? मोमेंटम। दिस इज अ वेक्टर। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर वेक्टर क्वांटिटी आए तो वेक्टर प्रोडक्ट होगा। जैसे कि टॉग हो गया, टी आर क्या है? मोमेंटम, मोमेंटम सॉरी, इधर आएगा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। सही। और फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर भी वेक्टर आएगा। ये हमारे पास क्या है? दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, सिंपलीफाई से वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट को आगे बढ़ेंगे, ये सिर्फ रिव्यू था। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एग्जांपल को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने फाइनल समझाई है, ये मैंने डिटेल में थोड़ा सा लिख दिया है। इसको हमेशा याद रखिए, जहां पर कोस 0 होगा उसकी वैल्यू होती है 1, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, कोस 180 की डिग्री होती है -1। ये बहुत काम आएगा टेस्ट जब आप इंडिकेट देंगे या इकेट देंगे। सही हो गया। अगर साइन 90 डिग्री की बात करें तो 1 होता है, साइन में उलट हो जाता है। साइन अगर 0 डिग्री की बात करें तो किसके बराबर होता है? 0 के। ये चीज आपने क्या करनी, याद रखनी है। साइन 180 की अगर बात करें तो वो -1 के बराबर होती है। डिफरेंशिएट आपने याद रखना है। समझ आया आप लोगों को? उसमें अगर मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट हो तो आप एंगल क्या रखेंगे? 0। जैसे कि ए एरो ए वेक्टर डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अगर कोस यहाँ पर मैं 0 डिग्री रखूं, 0 रखूं, यानी ए बी किसके बराबर रखूं? क्योंकि कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये यहाँ पर मैं क्या रखूंगी? 1 रखूंगी। सही। ए बी 1 से होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। सो ये वाली चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। ऐसे भी आपको इक्वेशन दी जा सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अगर एंगल हम 90 डिग्री रखें, यहाँ पर 90 डिग्री रख रहे हैं, तो 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एब्सोल्युटली 0 हो जाएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू
0। सही हो गया। उसके बाद नेगेटिव अगर स्केलर प्रोडक्ट हो 180 डिग्री हो का एंगल रखते हैं, 180 डिग्री की वैल्यू सिंप्लीफाई -1 होती है, तो इज इक्वल टू ए एरो इज इक्वल टू माइनस ए बी। क्लियर हो गया। इसको कॉपी करें बच्चों। आपको ये ऊपर ऊपर वाली चीजें उठा के नहीं दी जाएंगी। ये दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, तुम्हें अगर स्केलर क्वांटिटी मिलती है स्केलर प्रोडक्ट एमसीक्यू लगा ले, ऐसा नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये चीजें आएंगी नहीं, ये वाली चीजें आएंगी कैसेस में से। सवाल आए तो यहाँ से कहाँ से आएंगे, कैसेस से आएंगे। बच्चों जैसी चीजें आपको नहीं दी जाएगी। देखो बोर्ड नजर क्लियर नजर आ रहा है। बच्चों जैसी चीजें नहीं दी जाएंगी। मैं थोड़ा सा पानी भी पी लूं, आप जब तक नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देखें, आ गए हम लोग, तो सही हो गया। गर्मी बहुत ज्यादा है। ये कैसे इसमें से सवाल आएंगे, मैं आप लोगों को ये बता रही थी। अगर कोस की वैल्यू 0 डिग्री है 1, कोस अगर 90 है उसकी वैल्यू होती है 0, कोस 180 है तो उसकी डिग्री होती है -1। आपको ये चीजें दी जा सकती हैं कि मैक्सिमम स्केलर प्रोडक्ट कौन से एंगल पे होता है। आपने लिखना है 0 डिग्री पे, जब कोस की वैल्यू 0 हो। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट कहाँ होता है, मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट कहाँ होता है, तो हमने याद रखना है 90 डिग्री पे होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि नेगेटिव स्केलर प्रोडक्ट कहाँ होता है, ये एमसीक्यूज आएंगे, ये आएंगे। आपने बोलना है 180 डिग्री पर। तो स्टूडेंट्स अब हम यूनिट वेक्टर्स को भी देखने वाले हैं, उनके स्केलर प्रोडक्ट, उसमें से भी सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। तो आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, कि जो यूनिट वेक्टर है हम उसके स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ने वाले हैं। ये सवाल आपके टेस्ट के अंदर इस तरीके से बन के आएंगे। एक तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी स्केलर प्रोडक्ट की, दूसरा ये आप लोगों के पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर से सवाल आएंगे कि बताएं अगर स्केलर प्रोडक्ट सेम यूनिट के हो तो उनका जो वेक्टर है वो क्या होता है। आप बोलेंगे 1। आपसे पूछा जाए स्केलर प्रोडक्ट टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर तो क्या होता है 0। लेकिन आप कैसे बताएंगे, यही चीजें आप लोगों की पूछी जाएंगी एमसीक्यूज में, यही चीजें बनती हैं। स्टूडेंट देखें, जैसे कि सेम यूनिट वेक्टर, याद रखिएगा ये एक पक्की बात है ये वाली, कि एक्स एक्सिस पर हमेशा आपका आई यूनिट वेक्टर होगा, याद रखिएगा। वाई एक्सिस पर हमेशा आपका जे यूनिट वेक्टर होगा, और जेड एक्सिस पर हमेशा आपका के यूनिट वेक्टर होगा। अगेन आई विल टेल यू, एक्स एक्सिस पर आपका आई यूनिट वेक्टर होगा, वाई एक्सिस पर आपका जे यूनिट वेक्टर होगा, के जेड एक्सिस पर आपका के यूनिट वेक्टर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, सेम यूनिट वेक्टर की बात करें एक्स एक्सिस पर, सो एक्स हमारा क्या है, कोस की निशानी है, वाई हमारा क्या है पता होगा ना, वाई साइन की निशानी होती है। तो ये सेम यूनिट्स वेक्टर है। जब हम इसको ऐड करेंगे, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है तो डॉट तो लाजमी आएगा, तो आई आई आगे एक्स प्रोडक्ट है, इसका मतलब है cos थीटा आएगा। उसके बाद आई की वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 है, आई दूसरे का भी 1 होता है, और cos जो एंगल है वो 0 डिग्री ले रहे हैं, और 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आपको पता है क्या होती है, 1 होती है। सो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद ऐसे ही जे की बात करें तो इधर ऐसे ही है कि जे जे क्या होगा, जे जे और क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब जे की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड भी 1, इसका भी 1। अब हम कोस थीटा यहाँ पर रख रहे हैं, कोस की वैल्यू 90 डिग्री रख रहे हैं। सही, अभी 90 डिग्री नहीं रख रहे, अभी कोस की वैल्यू जे जे के केस में भी हम 0 रख रहे हैं। सही हो गया। अब जो ओवरऑल जे जे आएगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो कितना आएगा, 1 आएगा। समझ गए आप लोग। ऐसे ही आप के का निकालें, ये हो गया के cos थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, आई होता है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, के का मैग्नीट्यूड भी 1 1 1 1 1 1, और ये क्या है cos थीटा।
अगर cos थीटा यहाँ पर हम रख रहे हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री देख रहे हैं तो 1 0 से होगा तो आंसर 1 आएगा। सो ये एमसीक्यूज आप लोगों के पास बन के आए। देखें अगेन आई विल टेल यू, स्केलर प्रोडक्ट जो यूनिट वेक्टर का है उसमें स्टूडेंट एक्स एक्सिस पर आपका आई यूनिट वेक्टर होगा, वाई एक्सिस पर आपका जे यूनिट वेक्टर होगा और जेड एक्सिस पर अगेन आई विल टेल यू के यूनिट वेक्टर होगा। जब स्केलर प्रोडक्ट टू सेम यूनिट, जब स्केलर प्रोडक्ट टू सेम यूनिट वेक्टर ऑलवेज आप लोगों के पास क्या होगा, 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। अगर स्केलर प्रोडक्ट टू डिफरेंट वेक्टर के हो तो वो 0 होगा। कैसे होगा, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, आई और जे दोनों क्या है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर से। अगर हम इन्हें ऐड करें तो कोस कंपोनेंट ही आएगा, आपको पता है। तो आई जे कोस थीटा, यहाँ आई का मैग्नीट्यूड भी 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1। कोस की वैल्यू हम 90 डिग्री ले रहे, आपको मैंने बताया था कोस थीटा 0 हो 1 के बराबर, कोस थीटा 90 हो 0 के बराबर, कोस थीटा 180 हो मैंने बताया -1 के बराबर। ये चीज मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। इस वजह से हम यहाँ 90 डिग्री ले रहे हैं। तो 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, 0 होगा टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर का आंसर। अगर मैं यहाँ पर आई के साथ के यूनिट वेक्टर ले लूं तो हो जाएगा आई के कोस थीटा, आई की वैल्यू 1, इसकी भी 1, 90 डिग्री 90 की 0, तो आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये कंडीशंस आपने याद रखनी है कि टू डिफरेंट स्केलर यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 0। ये पॉइंट आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपी कर लें आप लोग। चले, इसको एमसीक्यूज ये लाजमी आएंगे, इसे नोट कर लेना, कहीं पे लिख लेना। आगे चल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम के अंदर वेक्टर को पढ़ने वाले हैं, यानी कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि स्टूडेंट प्रीवियसली हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ा था, आज हम वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ने वाले हैं। आप सिंध से हैं, फेडरल से हैं, केपीके से हैं या फिर बलोचिस्तान से हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आपको इंपोर्टेंट नोट्स पीडीएफ सेंड किए जाते हैं। और उसके साथ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। पहले हम प्रीवियसली पढ़े थे स्केलर प्रोडक्ट को। हमने कहा था, देखें गौर से समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो इसलिए देखें ये क्या है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज योर फोर्स। गौर से देखिएगा, ये फोर्स है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिले, अगर एक स्केलर क्वांटिटी मिले तो वो स्केलर प्रोडक्ट है। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिले तो वो क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट होगा। सही, तो हमने इन दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और हमें क्या मिला, वर्क मिला। और वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्या कहलाएगी, एग्जांपल, दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट। ये हम प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अगर हम मूवमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करें, किसके साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर गौर से देखिएगा, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। ये दोनों क्या है, वेक्टर। ये भी दोनों क्या है, वेक्टर। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। दोनों वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी मिले तो वो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो इसको करके देखते हैं। इन दोनों को मिलाने से हमें क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। और टॉर्क क्या है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन आई विल टेल यू माय एवरी स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर देखें माय बच्चे, ये क्या मिली हमें, एक
वेक्टर क्वांटिटी मिली। क्या मिली? दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी। अगेन आई विल टेल यू, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, अगर हमें स्केलर क्वांटिटी मिले, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और अगर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, दिस इज कॉल्ड योर वेक्टर प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल करके देखते, देखो जगह नीचे है कैमरे में, जी हाँ। आगे मेरे बच्चे यहाँ पर गौर से देखें। अब मैं एग्जांपल लेने वाली हूँ, पहले मैंने ली है ट्रॉक की एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ मोमेंटम की एग्जांपल लेने। सही, ये देखिए मास। मास क्या है? दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से अगर हमें आंसर में एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, दिस इज योर वेक्टर प्रोडक्ट। दिस इज योर वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आई होप आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हम। अब आप डेफिनेशन पढ़े, आपको हलवा हो जाएगा। सही। अब स्टूडेंट देखें, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और हमें आंसर में भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिले। दिस इज आई एम से दैट फॉर माय एवरी स्टूडेंट, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर में अगर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, दिस इज योर वेक्टर प्रोडक्ट। दिस इज योर वेक्टर प्रोडक्ट। अगर हम स्टूडेंट्स अब इसकी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि एमजी गेट के टेस्ट में काफी सवाल आते हैं, एमडी गेट टेस्ट के अंदर अगर हम इसकी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो ए को ए क्रॉस बी किसके बराबर है? सी के। यहां पर हमने क्रॉस क्यों दिया? क्योंकि हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें। यहां पर अगर हम जोड़ देते तो हम किसकी बात करते? स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे, जो कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियसली। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, आंसर में एक वेक्टर क्वांटिटी मिल गई, दिस इज योर वेक्टर प्रोडक्ट। दिस इज योर वेक्टर प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड माय बच्चे। आगे अगर हम देखें एमसीक्यूज क्या दिया जाएगा एमडी गेट के अंदर। देखें, आपसे सी की वैल्यू दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा जैसे कि एक तरह का ग्राफ दिया जाएगा, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ ग्राफ दिया जाएगा। फिर उसके अंदर स्टूडेंट्स इस तरीके के आप बने होंगे, एक A1, एक दिया होगा आपको बी का, और आपको कहा जाएगा सी का मालूम करें, इसका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। लेकिन अब सी को कैसे मालूम करेंगे? तो डायरेक्शन ऑफ द सी को कैलकुलेट करने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कैसे? ये देखें, गौर से देखिएगा माय स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप ये कहता है कि अपनी फिंगर को स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, फर्स्ट रूल ये कहता है। उसके बाद फर्स्ट रूल ये कहता है अपनी फिंगर को स्ट्रेच करो फर्स्ट वेक्टर की तरफ, अपनी फिंगर को स्ट्रेच करो फर्स्ट वेक्टर की तरफ। कुछ इस तरीके से, मेरा हाथ तो नहीं मुड़ सकता लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट वेक्टर को स्ट्रेच करो, फर्स्ट वेक्टर, अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करो फर्स्ट वेक्टर के साथ। उसके बाद अपनी फिंगर को कर्ल करो सेकंड वेक्टर की तरफ, सही, और अपने थंब को पॉइंट करो थर्ड वेक्टर की तरफ, तो वो आपको बता देगा डायरेक्शन ऑफ द सी। एमसीक्यूज इसमें से यही आएगा, कोई उंगलियां नहीं आपको बताई जाएंगी। एमसीक्यूज यही आएगा, डायरेक्शन ऑफ द सी ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट इज कैलकुलेट व्हाट? लेफ्ट हैंड थंब रूल, बोथ या नन, या राइट हैंड थंब रूल। आप किसके ऊपर लगाएंगे? आप किसके ऊपर लगाएंगे? आप अपने आप से पूछे व्हाट यू मीन। अगर आपको पता ही ना होता, मैं ना बताती तो आपका एमसीक्यूज गलत हो जाता, क्योंकि ये एमडी गेट के अंदर टॉपिक के अंदर नाम लिखे हुए हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट अलग से लिखे हुए हैं, तो इसको पढ़ना एक एमडी गेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। देखें, ये आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल मैम, क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें, वेक्टर प्रोडक्ट डोंट ओबे अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव प्रोडक्ट, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में
क्लास मैट्रिक में अगर आप एमटीई केट के स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, सो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट ईयर और इंटर में भी मैथ में यही पढ़ के आए होंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और भी काफी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपने पढ़ी होंगी। लेकिन एमडी गेट वालों के लिए आपके जो एमडी गेट का टेस्ट है उसके अंदर आपने ये 9th मैट्रिक में मैथ पढ़ी होगी। और जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो मेरे वीडियो देख रहे हैं, सो याद रखिएगा आप लोगों ने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। लेकिन याद रखिएगा वेक्टर प्रॉपर्टी कभी भी ओबे नहीं करती। किसको ओबे नहीं करती? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। जैसे ए क्रॉस बी, याद रखें माय स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी डज नॉट ओबे या बी क्रॉस ए। याद रखिएगा वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी ओबे नहीं करता। मैम किसको ओबे नहीं करता ये भी बता दे बच्चा, ये कभी भी ओबे नहीं करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है व्हाट वेक्टर प्रोडक्ट इज ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आपने लिखना है नहीं, ये ओबे नहीं करता। किसको मैम ओबे नहीं करता? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये ओबे नहीं करता। ये चीज आपने याद रखनी है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, जैसा कि हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था, वेक्टर प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर्स को। स्केलर प्रोडक्ट में हमने यूनिट वेक्टर्स को पढ़ा, अब हम वेक्टर प्रोडक्ट में हम यूनिट वेक्टर को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो चले इसे रब करते हैं और आगे चलते हैं। तो उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशंस भी आप लोगों को बताऊंगी। सो यहाँ पर आप लोग इसे देख लें, गौर से देख लें आप लोग। कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, किस अकाउंट में भी आप राब्ता कर सकते हैं और अपनी क्वेरी सवाल को पूछ सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चन को देख सकते हैं। सो यहीं से मैं इसको रिमूव करूंगी। चलें 1 2 3 एंड गो। यहां से मैं इसको रिमूव कर रही हूँ क्योंकि ये चीज अभी हमारे कोई काम की नहीं है, तो हम इसमें कोई और काम चलाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर गौर से देखिएगा, कोई चीज मिस मत कीजिएगा। अगेन आई विल टेल यू वेक्टर प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर को हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट वेक्टर को पहले हम पढ़ लेते हैं मैक्सिमम वेक्टर प्रोडक्ट को, फिर मिनिमम वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ लेंगे। मैक्सिमम वेक्टर प्रोडक्ट कहां पर होता है, याद रखिएगा, मैंने आपको यूनिट वेक्टर्स पढ़ाए थे इस तरीके से। एक्स एक्सिस पर हमेशा आई, वाई एक्सिस पर हमेशा जे, जेड एक्सिस पर हमेशा के, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। अब हम सेम यूनिट वेक्टर्स ले लेते हैं, जैसे आई क्रॉस आई, ये वाला ले लेते हैं। स्टूडेंट्स ये चीज आपने याद रखनी है कि 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1 होती है और कोस की 0 होती है। 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू 0 होती है, 180 डिग्री पर -1 होती है। ये चीज आंखों में देखिएगा। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि आई क्रॉस आई, आई बराबर है, क्योंकि हम क्रॉस की जगह क्या लिखते हैं, साइन का फंक्शन, डॉट की जगह कोस का फंक्शन, तो आई और आई, आगे हम क्या लिखेंगे, साइन। सही हो गया। अब आई की वैल्यू मैग्नीट्यूड 1, दिस इज 1, आई का मैग्नीट्यूड 1। एंगल साइन कितना रख रहे हैं, साइन की वैल्यू कितनी है, साइन हम रख रहे हैं 90 डिग्री, और 90 डिग्री किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आगे सोल्व करते हैं, तो 1 1 1 इज इक्वल टू 1। जब सेम वेक्टर प्रोडक्ट होंगे, तो याद रखिएगा, जब सेम आपके यूनिट वेक्टर्स होंगे तब आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और 90 डिग्री पर आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 1 होती है। उसके बाद हम ले लेते हैं जे, ये क्यूब स्टार्स में हमने लगाने इस तरीके से, जे क्रॉस जे, ये भी क्या है, सेम यूनिट वेक्टर्स है। और जो सेम यूनिट वेक्टर्स होते हैं, याद रखिएगा,
उनका आंस हमेशा क्या आता है? आंस हमेशा क्या आता है? 1 आता है। सो ऐसे ही स्टूडेंट्स जे जे और क्रॉस की जगह साइन। फिर यहाँ जे की वैल्यू कितनी है? देखिए 2 मिनट। जे की वैल्यू कितनी है? 1। जे की वैल्यू 1। अब एंगल हम कितना ले रहे हैं? वही 90 डिग्री ले रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज एब्सोल्युटली 1। अब के को भी, क्योंकि हम तीनों यूनिट वेक्टर्स को देखने हैं डिटेल से, तो ये हो जाएगा के क्रॉस के यूनिट वेक्टर के और क्रॉस की जगह फिर से साइन आ जाएगा। के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1, हम एंगल 90 डिग्री रख रहे हैं, तो 1 1 1 1 1 इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा जब सेम यूनिट वेक्टर होंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। दिस इज योर एमसीक्यूज, दिस इज योर एमसीक्यूज। और अब सवाल जो है एमसीक्यूज इस चार्ट में से भी बनते हैं, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये आपके काम आएगा। कैसे काम आएगा देखिए। आई क्रॉस जे, अब हम ले रहे हैं डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को, तो याद रखिएगा डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को रहने से इसका जो आंसर आएगा वो याद रखिएगा आएगा के। फिर आगे देते हैं जे को और के यूनिट वेक्टर को ले रहे हैं, तो आपका जो आंसर आएगा याद रखिएगा क्या आएगा? आई आएगा। और अगर आप के यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर को ले रहे हैं, जे के जे, तो आपका स्टूडेंट्स आएगा जे यूनिट वेक्टर। इतना आप लोगों को क्लियर है। अगर हम इनको रिवर्स कर दें तो ये नेगेटिव में चली जाएंगी साइन। आपको साइन देके पूछा जाएगा इसमें से कौन सा फंक्शन आएगा, ज्यादातर तो आपको इसका रिवर्स दिया जाएगा कि जे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई आई यूनिट वेक्टर किसके बराबर है? इसके बराबर है माइनस के। अब देखें के यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई जे यूनिट वेक्टर किसके बराबर है? माइनस आई यूनिट वेक्टर के बराबर है, यूनिट वेक्टर के बराबर है। इतना क्लियर हो गया? ये एमसीक्यूज आपको दी जाए, थोड़ा खुला करके लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। के यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई यूनिट वेक्टर। एमसीक्यूज भी ऐसे आते हैं। उसके बाद सही लिख लिया, जे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जे यूनिट वेक्टर। ये एमसीक्यूज है, इनको लाजमी देखिएगा, ये और ये। अब हम देखने वाले हैं कि मैक्सिमम वेक्टर प्रोडक्ट कब होता है और मिनिमम। चल थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। तो चले अब आ जाते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ जी। अब इसको रिमूव करें मैम, चले रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने में क्या है, फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, गौर से देखिएगा। मैक्सिमम वेक्टर प्रोडक्ट, ये मैक्सिमम वेक्टर प्रोडक्ट कहाँ पर होता है? मैक्सिमम जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो एंगल 90 डिग्री पे होता है, साइन जब 90 डिग्री हो। जैसे कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये चीज याद रखिएगा। अब साइन थीटा की जगह अगर हम 90 डिग्री पुट करें, ये मैग्नीट्यूड को 1 1 कर लेते हैं और साइन की वैल्यू का 90 डिग्री लें, तो किस तरीके से 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सो इस तरीके से आपने याद रखना है कि मैक्सिमम वेक्टर प्रोडक्ट कहाँ पर होगा? 90 डिग्री के ऊपर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 90 पुट करने के बाद ये किसके बराबर था?
90 डिग्री 1 के बराबर था, तो यहाँ पर आप ए बी इज इक्वल टू ए बी बी लिख सकते हैं एज योर विश। उसके बाद मिनिमम वेक्टर प्रोडक्ट वो कहां पर होता है, एंगल 0 डिग्री के ऊपर। देखें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम 0 डिग्री ले लेते हैं, तो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और 0 यहाँ पर आप 1 1 मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 1 1 मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, 0 के। तो ए बी इज इक्वल टू 0। सही, ये स्टूडेंट्स याद रखेगा, एमसीक्यूज आएंगे। दिस इज योर एमसीक्यूज एंड दिस इज योर कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड को और वेलोसिटी को, कंप्लीटली पढ़ेंगे। आप सिंध से हैं, फेडरल से हैं, केपीके से या बलोचिस्तान से, या फिर इंडिया से क्यों ना हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियरली हम लोग पढ़ेंगे। लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को अभी से शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टीच दुआ यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ सेंड होते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलें स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या होती है, व्हाट अबाउट द स्पीड। मैं पहले एक सवाल लिखती हूँ, देखें ये भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है। हाउ ऑब्जेक्ट इज फास्ट मूविंग, के ऑब्जेक्ट का फास्ट मूव करना उसे भी हम स्पीड कहते हैं। कहीं कहीं बुक्स के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा होता है, तो आपने स्टूडेंट थोड़ा सा गौर करना है। मैं थोड़ी इंक इसके अंदर डाल लूं, थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप लोगों ने गौर करना है। कैसे, हाउ ऑब्जेक्ट इज फास्ट मूविंग, ये भी क्या है, स्पीड है, ये एक सवाल है। लेकिन स्पीड होती क्या है, स्पीड होती क्या है। वैसे तो हर कोई टीचर बता देता है कि डिस्टेंस कवर करे कोई भी बॉडी यूनिट टाइम के अंदर, उसे हम सिंपलीफाई क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अगर मैं यहाँ से चलकर यहाँ पर आऊं तो मैं क्या करूंगी, एक डिस्टेंस कवर करूंगी, एक यूनिट टाइम के अंदर कुछ टाइम मुझे लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त। जैसे कि मैं यहाँ से जा रही हूँ यहाँ तक, तो मैं क्या कवर कर रही हूँ, डिस्टेंस कवर कर रही हूँ, और फिर वापस आ रही हूँ, डिस्टेंस कवर कर रही हूँ। कैसे कवर कर रही हूँ, यूनिट टाइम के अंदर। दिस इज हाउ व्हाट स्पीड। देखें गौर से देखिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बॉडी यूनिट टाइम, उसे सिंपलीफाई हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड स्पीड, उसे हम कहते हैं स्पीड कहते हैं। या कहीं कहीं डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, उसे भी सिंपलीफाई कहते हैं पर यूनिट। देखें रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, के डिस्टेंस का टाइम के साथ चेंज होना, पर यूनिट टाइम भी आप लोग लिख सकते हैं, पर यूनिट टाइम इस कॉल्ड देखें पर यूनिट टाइम। वैसे तो हमने रेट लिख दिया है, रेट का मतलब ही टाइम होता है, लेकिन आप फिर भी ऐड कर लें, इसको खोल के लिख लें आप लोग। इसे भी सिंपलीफाई आप क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। ये 3 तरीकों से स्पीड को डिफाइन किया जाता है। ये कि डिस्टेंस ही कवर करती है ये बॉडी, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये जो बॉल है इसको अगर हम यहाँ से
इस तरीके से कोई, यानी कि ये लड़की है, ये अपनी फुट क्या कर रही है, इस बॉल को मार रही है। बॉल ने क्या किया, ए जगह से, ए पॉइंट से जब उस लड़की ने उसे क्या मारा, फुट मारा, तो ये बॉल क्या चला गया, बी पॉइंट पे चला गया। तो इस बॉल ने क्या कवर किया होगा, डिस्टेंस कवर किया होगा, कोई ना कोई टाइम में, कोई ना कोई वक्त में इस बॉल ने डिस्टेंस कवर किया होगा, कोई ना कोई टाइम में। उसे सिंपलीफाई हम क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस कवर्ड अ बॉडी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। अगर एक लड़की है, अगर आपको नजर आ रहा है, मैं यहाँ पर देख लूं, अगर आपको नजर आ रहा है, मैं सेकंड एग्जांपल दूं, देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखिए गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ पर एक गर्ल है, दिस इज अ गर्ल, सही 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 सही, कान भी बना दूं, एक गर्ल है, यहाँ से किसी गर्ल को उठाकर, दूसरा कोई उसकी फ्रेंड थी नेहा, नेहा ने उठाकर स्नेहा को पत्थर मारा, क्या मारा, नेहा ने स्नेहा को स्टून मारा, यानी पत्थर उठाकर उसके सर में मारा। किसने मारा, नेहा ने स्नेहा को क्या मारा, पत्थर उठा के मारा। तो नेहा ने जब स्नेहा को पत्थर मारा होगा, तो डिस्टेंस कवर करके पत्थर गया होगा, उस स्टोन का क्या होगा, एक तरह का फासला होगा, दिस इज योर डिस्टेंस, और कोई ना कोई टाइम भी लगा होगा, इसे हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। आई होप अभी आपको क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पर मेरे बच्चे गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं स्पीड की। दिस इज योर मैथमेटिकली रिलेशनशिप देख रहे हैं, गौर से मेरे बच्चे देखिएगा, कैसे, हाउ डस, कैसे कैसे पॉसिबल होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा। देखें, स्पीड को हम शो करते हैं, मैम किससे शो करेंगे, एस से शो करते हैं। डिस्टेंस को किससे शो करते हैं, डी से। डिस्टेंस कवर्ड हुआ है कोई यूनिट वक्त के अंदर, उसे सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। दिस इज योर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं इसका यूनिट, दिस इज यूनिट, यूनिट क्या होगा मैम, यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, इसको रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, मीटर पर सेकंड। आई विल ऑलवेज टोल्ड यू माय बच्चे, टोल्ड यू माय बच्चे। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, फॉर्मूला भी हो गया, यूनिट भी हो गया। सीजीएस में यूनिट्स होते हैं जो पहले थे, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल से पहले ये वाले यूनिट इस्तेमाल किए जाते थे, सीजीएस और एफपीएस। इसके अंदर भी देख लेते हैं, दिस इज स्टैंड फॉर सीजीएस सेंटीग्राम ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, ये वाला यूनिट है। तो इसका भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, सेंटीग्राम को हम सेंटीमीटर में लिखते हैं और टाइम को हम सेकंड में लिखते हैं, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। आपसे सीजीएस में भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, दिस इज योर फॉर्मूला। एफपीएस में कैसे लिखेंगे, एफपीएस में फुट, फुट यानी कि डिस्टेंस की जगह यहाँ पर इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, फुट होगा, दिस इज योर फुट, फुट, और ये क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, फुट पर सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। दिस इज योर परफेक्टली फॉर्मूलास। आई होप यू विजिबल, आई होप यू विजिबल, जी हाँ बिल्कुल विजिबल नजर आ रहे हैं, बिल्कुल विजिबल है, इतना आप लोगों को क्लियर होगा। जरा देख लें, गौर से देखिएगा, कोई चीज मिस मत कीजिएगा। अगेन माय ऑल स्टूडेंट, आई विल टेल यू माय बच्चे, सो यहाँ पर गौर से आप लोगों ने देखना है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम स्टूडेंट देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेरिएबल, यूनिफॉर्म
स्पीड, वेरिएबल स्पीड देखेंगे, एवरेज स्पीड देखेंगे, उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस स्पीड देखेंगे। इसको कॉपी कर लें आप लोग, 1 2 3 एंड रिमूव नाउ। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? क्लियर हो गया? देखें यहाँ पर, अब हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म कैसे होती है? जब हम इक्वल डिस्टेंस कवर करें, सॉरी इक्वल डिस्टेंस कवर करें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी ना किसी का डिस्टेंस चेंज हो, ना ही टाइम चेंज हो, बराबर हम फासला कवर करें, बराबर टाइम में कवर करें, कोई चेंजिंग ना आए, दिस इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्टेंस covered equal interval of time, this is called what? यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल स्पीड को। गौर से देखिएगा चाइल्ड्स, गौर से देखिएगा। वेरिएबल स्पीड, जब हम अनइक्वल यानी अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्योंकि टाइम तो चेंज नहीं होगा, हम फासला को चेंज कर सकते हैं। कोई कार है फॉर एग्जाम्पल, उसका पेट्रोल खत्म हो गया है। देखें, एक कार है फॉर एग्जाम्पल, कहीं जा रही थी, सही, इसका रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। अब ये पेट्रोल थोड़ा सा रह गया है कार के अंदर, तो टाइम तो गुजरता जाएगा, लेकिन ये कार कभी थोड़ा यहाँ आएगी, कभी इतना डिस्टेंस कवर करेगी, कभी इतना करेगी, कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना, इतना इतना इतना, यानी कि इतना इतना कवर करेगी, इक्वल नहीं करेगी, चेंज होती रहेगी। दिस इज कॉल्ड अ वेरिएबल स्पीड। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आपकी यूनिफॉर्म सेम होती है, कोई बच्चा ऐसा नहीं दिखता जिसने कपड़े पहने हो, ऐसे ही सेम इक्वल डिस्टेंस कवर हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दिस इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आगे चले मेरे बच्चे, यूनिफॉर्म हो गया, वेरिएबल हो गया, अब एवरेज स्पीड की तरफ चलते हैं। दिस इज यूर 1 2 3, दिस इज यूर एवरेज स्पीड। देखिएगा मेरे बच्चे, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड बाय एवरेज स्पीड। यानी कि आप टोटल डिस्टेंस को कवर करें। एवरेज स्पीड को आप कैसे लिखेंगे? इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस को आप कवर करें, या आप डी भी लिख सकते हैं, डी टी डिवाइडेड बाय टी, दिस इज द एवरेज स्पीड को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। दिस इज ऑन योर विश, आप इसको कैसे लिखते हैं ये आपकी मर्जी है। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बच्चों, किसी खास इंस्टेंट की स्पीड की अगर बात करें, जैसे कि मैंने टंडो गुलाम अली से जाना है शीश महल, टंडो गुलाम अली से जाना है, मुझे जाना था हैदराबाद, मैं अभी पहुंची हूँ टंडो गुलाम अली से शीश महल की तरफ पहुंची हूँ, मुझे मेरे फादर की कॉल आ गई, बताओ बेटा आप कहाँ हो? तो मेरे फादर ने उस जगह का पॉइंट की पोजीशन पूछी है, अभी पूछा नहीं है कि तुम कहाँ पर पहुंची हो, कितना तुमने फासला कवर किया, नहीं, मेरे अबू ने, मेरे बाबा ने, मेरे फादर ने मुझसे पूछा है कि बताओ बेटा अब तुम कहाँ पर हो? तो मैंने बताया बाबा मैं यहाँ पर हूँ, शीश महल पे मौजूद हूँ। तो मैंने एक शूट इंटरवल ऑफ टाइम बताया, डिस्टेंस मैंने कवर किया है, लेकिन वो शूट किया है अभी तक, इसी इंस्टेंट में किया है।
दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बचा? डिस्टेंस कवर्ड body is very short interval of time, then how we say the instantaneous speed? How you can say instantaneous speed? आगे चलते हैं वेलोसिटी की तरफ, कॉपी कर लें इसे। 1 2 3 एंड गो। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर थे कि ऑब्जेक्ट कैसे फास्ट मूविंग करता है। हाउ ऑब्जेक्ट इज फास्ट मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये सवाल आता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम बताएं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट बहुत तेज मूव करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ। हमने बात की थी स्पीड की। स्पीड के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन जो वेलोसिटी है उसकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि कोई चीज जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। हमने ओब्वियसली बात की थी स्पीड की, वहां पर भी क्या था, डिस्टेंस था। यहाँ पर बस थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोगों ने लिखना है। यहाँ पर गौर से देखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अवर स्टूडेंट्स। हमने पहले पढ़ा स्पीड में डिस्टेंस कवर करे कोई भी बॉडी यूनिट टाइम में, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट की। बस वो लफ्ज को उठाकर उसको फिट कर दें। जिसने स्पीड को पढ़ लिया वेलोसिटी वो इजिली पढ़ लेगा। कैसे पढ़ेगा देखें। Again, I will tell you the definition. Displacement covered. कौन कवर करे, कोई भी बॉडी कवर करे, मैं कवर करूं फॉर एग्जाम्पल। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, कब कवर करे, किसी ना किसी वक्त में कवर करेगी, कोई ना कोई टाइम होगा, यूनिट टाइम, किसी भी यूनिट टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे। दिस इज आल्सो कॉल्ड is called a velocity. इसे भी हम वेलोसिटी कहते हैं। कहीं कहीं बुक्स में लिखा होता है, जो अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं उनके अंदर लिखा होता है रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज हो। दिस इज हाउ व्हाट, दिस इज कॉल्ड अ वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना है यहाँ पर, then I can cover what displacement cover. I can move it one point and then I will move it to second point and then I will move in the again I will place my again मैं अपनी जगह पे आ चुकी हूँ। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि देखें मैं यहाँ गई फिर यहाँ पर आ गई and then I will second step I can run it. So मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया किसी ना किसी वक्त में। दिस इज कॉल्ड व्हाट, हाउ, वेलोसिटी। दिस इज व्हाट, हाउ, द वेलोसिटी। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मैथमेटिकली रिलेशनशिप या फॉर्मूला आप कह सकते हैं। दिस इज हाउ व्हाट, आप कुछ भी टेल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर्मूला, बहुत आसान है फॉर्मूला बनना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी। व्हाट अबाउट यू शो, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, यू कैन शो इट। तो यहाँ पर देखें v हो गया, क्या कवर किया है, डिस्टेंस को भी d से शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी d से शो करते हैं। तो d अबाउट t, यहाँ पर भी स्मॉल d आएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी। मैम व्हाट अबाउट द यूनिट, मैम व्हाट अबाउट द यूनिट। तो यूनिट को देख लेते, बहुत आसान हो गया, यूनिट। व्हाट अबाउट मैम, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, बहुत आसान है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, व्हाट, हाउ, सेकंड। तो यहाँ पर लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी। तो आप क्या बोलेंगे, मैम ने बताया था, मैम टी सुआ ने बताया था कि यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। दिस इज हाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें यूनिट देख लिया, कहीं कहीं सवालात आपके आ जाते हैं पिछले यूनिट में, यानी कि पिछली सदी के 19 सेंचुरी में, जब ऐसा यूनिट नहीं था, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट दुनिया के अंदर मौजूद नहीं था, तो क्या सोचते थे, मैंने जाना है चाइना, मैंने जाना है अफ्रीका, मैंने जाना है इंग्लैंड, मैंने जाना है बलोचिस्तान, मैंने जाना है चाइना।
मुझे जाना है, लेकिन मैं तब थी, फॉर एग्जाम्पल मैं थी तो नहीं, मैं तो खुद 2000 सदी में पैदा हुई हूँ, लेकिन आई विल सपोज यू कि मैं थी पिछली सदी के अंदर। सो मैम कैसे थी आप? मैं सपोज कर रही हूँ। बच्चों तब किसी ने कहीं जाना होता था तो किसी को किसी की लैंग्वेज समझ आती ही नहीं थी। फिर सिस्टम इंटरनेशनल ने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी चीज बनाई दी जाए जो कि पूरी दुनिया में एक ही यूनिट हो। आज हम चीनी लेने जाते हैं दुकान पे, आज हम आटा लेने जाते हैं दुकान पे, आज हम सारी चीजें लेके जाए, हम क्या बोलते हैं? 1 किलो आटा दो, 1 किलो ऑटो दो। यानी कि अलग अलग लैंग्वेज में हम कहते हैं कि हमें चाहिए, हम ये तो नहीं बोलते हमें आटा चाहिए लेकिन उस डायरेक्शन में चाहिए, हमें चाहिए लेकिन उसमें, प्लीज 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 हमें इसमें दे दो, प्लीज प्लीज मैम यहाँ पर दे दे। तो आप डायरेक्शन नहीं बताते, आप इजिली मेयर करते हैं। किसमें मेयर करते हैं? तोले प्रेजेंट्स होते हैं, एक साइड आप वो तोले रखते हैं, दूसरी साइड उसकी क्वांटिटी रखते हैं। सही, तो ये किसने बताया? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में। आप टाइम को किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। तो ये चीज आपने याद रखनी है। पिछले यूनिट की बात कर लें, यानी कि आप सीजीएस की बात कर लें, सिस्टम सेंटीग्राम सेकंड। आप बात कर लें एफपीएस में, फुट पाउंड सेकंड। देखें मेरे बच्चे, गौर से देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर डी की जगह यहाँ क्या लिखेंगे? हम सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर आपने अभी तो हमें बताया था, सेंटीमीटर पर सेकंड, फुट सेकंड इनवर्स। दिस इज हाउ व्हाट द यूनिट, दिस इज हाउ व्हाट द यूनिट। बस अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा रह गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसको कॉपी कर लें, 1 2 3 एंड देन आई कैन रिमूव इट। बस लास्ट रह गया। व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लास्ट में ज्वाइन कीजिएगा, आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलें अब आगे चलते हैं, वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। इसकी जो टाइप्स है बस थोड़ी सी रह गई है, तो यहाँ पर देखें। सो हम पढ़ेंगे अभी हम यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पहले हमने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ा था। अब हम पढ़े हैं वेलोसिटी को। जरा गौर से देखिएगा मैं बच्चे, गौर से देखिएगा। यूनिफॉर्म, व्हाट अबाउट द यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब है सेम। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जो स्कूल होता है वहां पर आप सबने सिमिलर यूनिफॉर्म पहनी होती है, सिमिलर। कोई ऐसा नहीं होता जिसने कपड़े पहने हो, ऐसा नहीं होता। सो इस तरीके से आपकी डिस्प्लेसमेंट भी सिमिलर होती है। कैसे? इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसे सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम देख रहे हैं वेरिएबल वेलोसिटी को, यानी कि चेंजेबल। हर टाइम पे इतनी होशियार है कि हर टाइम पे वो चेंज होती रहती है ना, दिमाग चलता है उसका। तो क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी। मैम कैसे? अगेन आई विल टेल यू कि देखें यहाँ पर अनइक्वल, वही वही सेम जो कि स्पीड में पढ़ाए थे। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड equal interval of time. This is what how variable velocity. उसके बाद है average velocity. What about when you say the average? Again I will tell you. So students यहाँ पर देखिएगा, average का मतलब है total displacement कवर्ड करें, वही सेम टोटल डिस्प्लेसमेंट करें, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। सही, ऐसे ही बच्चों आपका क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसे आप लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज व्हाट हाउ। जिसने स्पीड की कंडीशन पढ़ ली है उसके लिए बार बार मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं। यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो आप वो खुद लिख सकते हैं। जैसे कि मैं जा रही थी, कहां पर जा रही थी? हैदराबाद। बीच में मुझे किसी पॉइंट पर मेरे बाबा की कॉल आ गई, तो मैंने अटेंड की। बाबा ने बोला व्हाट अबाउट, आप अब कहां पर हो? मैंने बोला मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इस पॉइंट के ऊपर मौजूद हूँ, मैं शीश महल के ऊपर मौजूद हूँ। मैंने उस जगह का बताया, वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम। दिस इज व्हाट हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आगे चलेंगे एक्सेलरेशन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन को कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है। आप सिंध से बिलोंग करते हैं, आप फेडरल से हैं, बलोचिस्तान से हैं, या आप लोग कैपीके से, या फिर आप इंडिया से ही आ गए हैं। सारे बच्चे यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को हासिल कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दो को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर इंपोर्टेंट नोट्स, एमसीक्यूज और पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चलें स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन को। जैसा कि प्रीवियसली स्टूडेंट्स हमने पढ़ा स्पीड को। स्पीड क्या होती है? जब रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस करते हैं पर यूनिट टाइम में, दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्पीड। उसके बाद हमने पढ़ा वेलोसिटी को। वेलोसिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा? रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी वक्त के साथ साथ किसका चेंज होना? डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना। दिस इज व्हाट हाउ वेलोसिटी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन को। तो जरा आपने गौर से देखना है। हाउ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज इंक्लूडेड ऑन द पीएमडीसी सिलेबस। दिस इज व्हाट हाउ द डिटेल ऑफ द एक्सेलरेशन। तो चलें डिटेल को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर गौर से देखिएगा आप लोग। एक्सेलरेशन क्या होती है याद रखेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना, उसे हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। ये चीज आपने याद रखनी है। वेलोसिटी का चेंज होना, उसे सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा। दिस इज व्हाट? दिस इज अ एक्सेलरेशन। या आप इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसे हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। कि वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ साथ, उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसके बाद वेलोसिटी का चेंज होना, रेट का मतलब है टाइम, उसे भी सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती क्यों है? कौन सा तो मसला है जिसकी वजह से हमारी जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है? ये सवाल पूछा जाता है टेस्ट के अंदर। हाउ डज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस? किसकी वजह से होती है? ये एमसीक्यूज कई बार आया है कि एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होती है। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से भी प्रोड्यूस हो सकती है। एक्सेलरेशन आर प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होती है? या तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो, इस वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, या तो वेलोसिटी चेंज हो, यानी कि वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, इस वजह से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सेकंड, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो, तब भी एक्सेलरेशन क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। या बोथ चेंज, अगर दोनों चेंज होंगे, उसका मैग्नीट्यूड भी वेलोसिटी का चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी, उसे सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। आपसे पूछा जाए कि हाउ डज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होती है? या तो फिर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, या तो दोनों के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। मैग्नीट्यूड के चेंज होने से भी और डायरेक्शन के चेंज होने से भी क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ये चीज स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है इसके अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, या दोनों चेंज हो,
तभी स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। दिस इज टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अब हम इसकी मैथमेटिकली फॉर्मूला देखने वाले। इसका फॉर्मूला, वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ साथ, दिस इज अ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ साथ, इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। कैसे? एक्सेलरेशन को हम ऐसे शो करते हैं, वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके साथ, पर यूनिट टाइम के साथ, उसे सिंपलीफाई हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। सही, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। आप चाहें तो इनमें एरो भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही, आप एरो भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है, मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। इसके बाद आप लोगों के पास है यूनिट। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, पिछले मैंने बताया था, मीटर पर सेकंड। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सही, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिस भी तरीके से आप इस तरीके से यूनिट बन सकते हैं। दिस इंपॉर्टेंट, यूनिट का याद होना, पता है फॉर्मूले का आपको पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होती है आपको इसका पता होना चाहिए। अब सवाल ये आता है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। बच्चों, जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तब आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि हाउ डज एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंस, हाउ डज वेलोसिटी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए, वेलोसिटी का कनेक्शन है, किसके साथ कनेक्शन है, एक्सेलरेशन के साथ। अगर वेलोसिटी मैडम चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन मैडम प्रोड्यूस होगी, ये चीज आपने याद रखनी है। देखो आपको सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है ना, क्लियर 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 क्लियर, हाँ जी, इतना चीज आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखें, इफ वेलोसिटी आर इंक्रीजेस, अगर वेलोसिटी इंक्रीजेस होगी, ये पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, एक्सेलरेशन आर पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर जो वेलोसिटी है, इफ वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन याद रखेगा नेगेटिव होगी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और नेगेटिव को दूसरा आप दो नाम देते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप दूसरा भी नाम देते हैं। यहाँ पर आप मैं लिख देती हूँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन, दूसरा आप नेगेटिव को कहते हैं रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, या आप डिक्लेरेशन भी कहते हैं। ये आप दो नाम इसको देते हैं। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू अ हार्ट, ये आपके हार्ट के बहुत क्लोज होना चाहिए। इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज बनेंगे, आप खुद देख सकते हैं हाउ टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से चाहे तो एमडी गेट वाले आधे सवाल निकाल ले, घुमा घुमा के, और घुमाने वाले सवाल लिख दिए। अभी एक और घुमाने वाला सवाल दिया जा सकता है, एक और घुमाने वाले दो सवाल दिए जाते हैं। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम हो, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन याद रखिएगा सेम, अगर डायरेक्शन हो, पैरेलल हो, ये वाली कंडीशंस भी आपको दी जा सकती हैं। स्टूडेंट्स, इसमें से वो सवाल कौन से आते हैं, एक ये सवाल आता है, लेकिन उसके लिए मुझे बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। सो आई विल रिमूव द बोर्ड। इसकी आपने पिक्चर ले लेनी थी, आपको काफी टाइम मिला था। सो आगे चलते हैं हम लोग, गौर से देखिएगा, हर चीज को गौर से समझना है, किसी चीज को मिस नहीं करना, ये मैं आपको बता रही हूँ।
गौर से देखिएगा बच्चा, गौर से देखिएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, इफ अगर डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी और एंड एक्सेलरेशन का अगर सेम होगा, यानी सेम होगा या फिर पैरेलल होगा, तो याद रखिएगा वहां पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बहुत ज्यादा गोल्डन पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अगर वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों सेम होंगी, पैरेलल होंगी, तो उस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसा कि ये एक बॉडी है, दिस इज योर बॉडी। अगर यहाँ पर दिस इज द बॉडी, देखें यहाँ पर ये एक बॉडी है। अब ये जो बॉडी है और ये एक दूसरी बॉडी है, दिस इज अवर सेकेंड बॉडी, राइट, दिस इज अवर सेकेंड बॉडी। तो ये दो बॉडी है। ये जो बॉडी है इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो भी अगर इसी डायरेक्शन में हो तो तब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर भी अगर वेलोसिटी यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन भी अगर सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो, दोनों पैरेलल हो, तो वहां पर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल, यानी कि अपोजिट लिख सकते हैं, एंटी पैरेलल लिख सकते हैं, या अपोजिट लिख सकते हैं, एज यू विश, आप जो भी लिख लें। तब आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज, मार्कर इज नॉट वर्किंग, मार्कर इज नॉट वर्किंग बच्चे, मार्कर नहीं काम कर रहा, तो भी करेगा काम, अभी भागेगा। तो यहाँ पर देखिएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ गए कैसे बच्चों? ये एक बॉडी है, मैं बॉडी कुछ ज्यादा ही बड़ी बना देती हूँ। ये एक बॉडी है, दिस इज द बॉडी, और एक ये बॉडी है। हाउ डज मैम, वेरी, आपने बहुत बड़ी बॉडी बना दी। स्विट्जरलैंड से एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, सही। अब ये एक बॉडी है, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, सही। दोनों क्या है, बॉडीज है। जरा इसे ध्यान से आप लोगों ने समझना है कि आपकी मैम आपको क्या कहना चाह रही है। अगर ये जो बॉडी है इसमें वेलोसिटी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है और एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है अपोजिट, तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये चीज आप दूसरी में भी ऐसे, अगर वेलोसिटी ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, ये क्या है, एंटी पैरेलल कंडीशंस। ये वाले जो एमसीक्यूज है, ये वाले जो एमसीक्यूज है, ये आपके टेस्टिस के अंदर लाजमी पूछे जाएंगे। अगेन आई विल टेल यू, ऐसे एमसीक्यूज काफी ज्यादा आप लोगों के पास आएंगे और आप लोगों ने इसे क्रिस्टल क्लियर करना है। बच्चों जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको आधा जो है वो दिया गया है इस चैप्टर के अंदर, और आधा जो प्रोजेक्टाइल है उसे कर दिया है फोर्स एंड मोशन, आपका दूसरा चैप्टर है। तो मैं आप लोगों को पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगी, इस वजह से मैं इस वीडियो में से हाफ कवर नहीं कर रही, क्योंकि अगर मैं हाफ कवर करूंगी आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे। सो इस वजह से मैं फोर्स एंड मोशन के अंदर आपको प्रोजेक्टाइल को कवर कराऊंगी, ताकि हम डिटेल में कंप्लीट पढ़ सकें, पार्ट पार्ट करके ना पढ़े। तो चले, ये वन शॉट आई होप आपको पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।